तो वर्ल्ड चैंपियन बिकमे मूडिम वर्ल्ड मार्शल आर्ट मास्टर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपने यंग का वो मूडिम अलायंस के लीडर के साथ मैच का मेन कंक्लूजन यही निकलता है कि अपने यंग का प्लान तो परफेक्ट था, लेकिन सामने खड़ा बंदा तो उसने अपने यंग को एक ही झटके में एरिना से फेंक दिया, जिसका दाब अपने यंग मन में सोच रहा है कि क्या भाई, ऐसा लग रहा है मेरे को इंटरनल इंजरी हो गया है, यहाँ पे एक्सटर्नल इंजरी को तो छोड़ ही दो। लेकिन यार उस मूविंग में हुआ क्या, मेरा नी मूडिम अलायंस के लीडर के मुंह में लगने वाला था, लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जिसका जवाब अब मिलने से पहले उस तरफ अपना मूडिम अलायंस के लीडर जब अपने यंग के सामने आते हैं तो अपने यंग मतलब माफी मांगने लगता है। जो माफी मांग पाता उससे पहले ही अपना मूडिम अलायंस का लीडर कहता है कि वो अपना हार मानता है। जिस बात का सुन के सभी के सभी यहाँ मौजूद बंदे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उस तरफ अपना मूडिम अलायंस का लीडर एक्सप्लेन करता है किस तरह वो अपनी यंग के बार को देख के थ्रेटेन महसूस किया, इसलिए उसने इंस्टिंक्टिवली अपने यंग के ऊपर अपनी लेफ्ट हैंड की मदद से अटैक किया, जो कि कंडीशन मतलब उसने खुद ही रखा था कि वो अपना लेफ्ट हैंड और राइट पैर को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ वो जो किया, इसकी वजह से इस मैच का विनर अपने यंग है। जो बात सुन के उस तरफ से अपना यंग बड़ा ही खुश हो जाता है, लेकिन अब उस तरफ अपना स्वॉर्ड एम्परर जो कि मूडिम अलायंस का लीडर भी है, तो मैं दोनों कह रहा हूँ, ये बात को समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ अपना स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि हाँ, एक सच्चे मुच्चे का मार्शल आर्टिस्ट अपने आप को प्रूव करना जानता है। तेरा वो सारे ट्रिक्स मुझे ये समझाया कि मेरे अंदर भी शॉर्ट कमिंग है, इसलिए तेरा शुक्रिया। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग फाइनली बेहोश हो जाता है, उसका एड्रेनलिन रश अब खत्म हो जाता है। तेरा उस इंटरनल एनर्जी का बाएं हाथ वाला फटका काफी जोर से लगा था, जिसकी वजह से इंटरनल इंजरी भी हो गया है, तो उसने तो वहाँ बेहोश होना ही था। जिस बात कब छोड़ के 2 दिन बाद आते, मतलब पूरे 2 दिनों तक अपने यंग बेहोश पड़ा था। तो यहाँ 2 दिन बाद जब अपने यंग उठता है, तो मतलब इन 2 दिनों में वो जरा सा भी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो उसका मतलब शरीर स्टिफ है। जिस कारण कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पे बैठा हुआ है उसका सिस्टर, जो कि काफी फिक्र कर रहा था अपनी यंग के लिए। इतने की अपने सिस्टर 2 दिन और रात अपने मतलब यंग के साइड में ही था, जब तक उसे होश नहीं आ जाता। जिस इन्फॉर्मेशन को उस तरफ अपने स्वॉर्ड एम्परर आके देता है, मतलब अपना स्वॉर्ड एम्परर फिकर कर रहा था, तो यहाँ अपने यंग के होश आने के बाद ही वो यहाँ पे पहुंच गया, जाके वही अपना मतलब बड़ा सिस्टर अपने यंग को स्कोल्डिंग करने लगता है कि कितना बेवकूफ है तू इस तरह की हरकतें क्यों करता है, मुझे इतना फिक्र में क्यों डालता है, मतलब तेरी हरकत तो देख, तू स्वॉर्ड एम्परर के साथ बिट लगा रहा है। जिन बातों को वही इस तरफ अपना स्वॉर्ड एम्परर चुप कराते हैं, मतलब कहता है कि तुम सिबलिंग्स का बॉन्ड ऐसा लग रहा है काफी अच्छा है, लेकिन अब शायद अपने मतलब यंग के सिस्टर को रेस्ट कर लेना चाहिए। जो बात सुन के उस तरफ अपने यंग मतलब हैरान होता है, तब उसे पता चलता है किस तरह उसके सिस्टर ने 2 रात और 2 दिन तक मतलब अपने यंग के साइड में ही था। जिस बात कब छोड़ के उस तरफ सीधा सीधा अपने यहाँ मतलब स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि क्या अपना यंग एक और बार स्पारिंग करना चाहेगा, जिसका जवाब तो ऑब्वियसली आप यार जानते हो, अपने यंग हाँ में देता है। लेकिन अब उस तरह अपने यंग का सिस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अपने यंग कहता है कि यार सिस्टर, इस बार आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस तरह के कांड वगैरह कुछ करूंगा नहीं, ये बस एक स्पारिंग ही होगा। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ अपने स्वॉर्ड एम्परर की तरह थे, जो कि बड़ा ही खुश है। जिस चीज कर रहे हैं उस तरह अपनी यंग को भी पता चल जाता है, क्योंकि यार अपने स्वॉर्ड एम्परर के जो लेवल के बंदे होते हैं ना, उनको अपने अंदर कमी ढूंढने के लिए अपने लेवल जैसे बंदों के साथ फाइट करना पड़ता है। जो फाइट या तो लाइफ एंड डेथ का होता है, या नहीं तो उतना आगे नहीं बढ़ता है जिससे वो एक दूसरे की कमी को देख पाए, जो चीज अपने यंग ने कर दिखाया। लेकिन अब इस बात छोड़ के उस तरफ नेक्स्ट पैनल में हम लोग को देखा जाता है अपने यंग और स्वॉर्ड एम्परर वही पेड़ से एरिना में आ चुका है। जब अपना यंग पूछता है कि इस बार की स्पारिंग किस तरह होगा, जिसके जवाब में उस तरफ अपने स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि अपना यंग उसके सारे पैतरे को अपने मतलब स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर अपना ले, वो बस यहाँ सिर्फ डिपेंड करेगा। और हाँ, ऑब्वियसली वो इस बार अपने मतलब इंटरनल एनर्जी का वो पास्ट वाला अटैक नहीं करेगा। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने यंग को भी समझ में आता है कि पहली बार में जो मैच हुआ था वो मतलब कोई टीचिंग से ज्यादा एक बेट था, लेकिन इस बार प्रॉपरली अपना मतलब स्वॉर्ड एम्परर अपने यंग को टीच करना चाहता है। तो वो इस चीज को समझ के मतलब यहाँ अब अपने यंग के पास फुल लाइसेंस आ गया है कि वो अपने मॉडर्न वर्ल्ड के सारे पैतरे को अपनाए, जो वो करता भी है। जिसमें अपने यंग को जल्दी पता चल जाता है कि जो हर एक मार्शल आर्ट में स्ट्राइक किया जाता है, वो स्ट्राइक अपने स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर जरा सा भी काम नहीं आएगा। तो वो यहाँ सोमो रेसलिंग वाला टैकलिंग इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से इंटरनल एनर्जी को इनकोड करके। लेकिन अब इस मूव इस्तेमाल करने के बाद ही नेक्स्ट में हम लोग को देखा जाता है
अपना यंग अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस तरफ स्वॉर्ड एम्पायर को इवन हिला तक नहीं पाता। वो तो यहाँ टैकलिंग के कांटेक्ट के दौरान इस चीज को महसूस कर लेता है कि स्वॉर्ड एम्पायर कोई इंसान नहीं है जिसके साथ वो टैकलिंग कर रहा है, बल्कि पूरा का पूरा एक जायंट पहाड़ है भाई। जिस चीज को देख के उस तरफ अब मतलब स्वॉर्ड एम्पायर को ये चीज नया लगता है, इसलिए वो आगे भी कहता है कि अब मेरे को समझ में आ रहा है ज्यादातर लोग तेरे मार्शल आर्ट फाइट को मतलब स्ट्रेंज मूवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि तेरे हर एक अटैक एक प्रैक्टिकल वे से किसी को सिस्टमेटिक तरीके से अटैक करना अलाउ करता है। जिस वक्त कप्सन के उस तरफ अपना यांग जब शुक्रिया करता है तभी उस तरफ अपना मतलब स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि हाँ, लेकिन अपना यंग ना उसकी अनकन्वेंसेबल फाइटिंग स्टाइल में मतलब स्टक हो गया है। ये बोलने के बाद अपना स्वॉर्ड एम्पायर आगे कहता है कि मुझे इस वाले स्पारिंग में अच्छी तरह से पता चल गया तूने अपने फाइटिंग स्टाइल को डेवलप किया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके, जिससे तू इफेक्टिवली किसी भी ओपोनेंट को टेक डाउन कर सके। और ये चीज ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट के लिए काम भी आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है लगभग सभी मार्शल आर्ट के ऊपर तेरे वो टेक्निक काम आएगा। लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट लोग सुप्रीम पीक और उसके अबव के बंदे होते हैं, जिसको मतलब ट्रूली स्ट्रॉन्ग बंदा कहा जाता है, उनके साथ लड़ाई में ये सारे के सारे टेक्निक काम ही नहीं आएगा। तो यहाँ का अपना यंग तैयार है उसके उस वेल रिसर्च मूवमेंट को, फाइटिंग टेक्निक को फेंक के ट्रूली स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ कैसे लड़ते हैं ये सीखने के लिए। जिसके जब में पहले तो उस तरह अपने यंग कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि मैं अभी भी स्टिल श्योर नहीं हूँ। जिस वक्त कब सुन के उस तरह अपना स्वॉर्ड एम्पायर समझ के पीछे मुड़ के जाते वक्त अपने को मतलब एडवाइस करता है कि ये ऑब्वियस सी बात है, मैं अचानक ये जो कहा किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल चीज है, लेकिन मेरी इस बात को दिमाग में एकदम बैठा ले। तू जब तक अपने उस मार्शल आर्ट टेक्निक के ऊपर ऑब्सेस्ड रहेगा ना, तब तक तू एक हाफ सुप्रीम पीक बन के ही रहेगा। जिस कप्सन के उस तरफ अपने यंग हेरेन से पूछता है कि अपने स्वॉर्ड एम्पायर को कैसे पता है कि अपना यंग हाफ सुप्रीम पीक तक पहुंच चुका है और उसका सुप्रीम पीक मतलब इनकम्प्लीट है। जिसका जवाब देते हैं उस तरफ अपना मतलब स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि जब तू मेरे जैसे लेवल तक पहुंचेगा ना, तब ये चीज पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना मतलब यंग का सिस्टर पूछता है कि आपका क्या कहने का मतलब है कि मेरा ब्रदर एक इनकम्प्लीट सुप्रीम पीक का बंदा है। जिसका जवाब देते हैं उस तरफ अपना स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ तेरे ब्रदर के उम्र के बच्चों के लिए वो जो लेवल तक पहुंचा है ना, वो चीज सच में एक इम्प्रेसिव फीट है और तेरा ब्रदर सच में एक जेम है। ये बात बोल के अब वहां से अपना स्वॉर्ड एम्पायर चला जाता है। जिसके बाद ही अभी अपनी यंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिस्टर को मतलब एक्सप्लेन करने लगता है कि सिस्टर मैं बताने वाला ही था, मतलब मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन मैं बताने वाला था कि मैं सुप्रीम पीक तक पहुंच गया हूँ। जिसके जब मैं उस तरफ अपना मतलब यंग का सिस्टर कहता है कि एक तो तू मेरे को इतने बड़ा सीक्रेट नहीं बताया, उसके ऊपर से यहाँ एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो आज मेरे को सच में ना डिसअपॉइंट किया है। जिस सीन के बाद ही अब अपने यंग को नेक्स्ट पैनल में देखा जाता है जहाँ की वो बेहद ही थक गया है, क्योंकि उसके सिस्टर ने मतलब दुनिया भर की और सारी जिंदगी की नैगिंग एक दिन में ही अपने यंग के ऊपर उतार दिया। जिस बात कब छोड़ के इसने अपना यंग सीरियसली मतलब सोचता है कि क्या उसे सच में अपनी मॉडर्न मार्शल आर्ट को मतलब छोड़ना पड़ेगा, जो छोड़ने का काम मैंने नहीं किया, इस वजह से शायद मेरा सिस्टर मुझसे डिसअपॉइंटेड है। लेकिन सीरियस बात यहाँ ये है, मुझे क्या सच में कोई मूवमेंट सीख लेने के बाद एक सर्टेन लेवल के पहुंच के उन सारे मूव्स को, मूवमेंट को मतलब छोड़ना पड़ेगा। ये करते करते क्या एक ऐसे लेवल में मुझे पहुंचना पड़ेगा जहां मुझे कोई भी एक्चुअली मूव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसका जवाब तो यार वो हम लोग को पता है कि हाँ है, क्योंकि मार्शल आर्ट का यही एक हाईएस्ट रीच है जो कोई भी बंदा पहुंच सकता है। इसके बाद उसके बियॉन्ड जाने के भी ऑब्वियसली रास्ता होगा, लेकिन ये सारी चीजों का फिक्र अपने यंग फ्यूचर में करेगा। जिसकी वजह से उस बात को छोड़ के अपनी यंग की तरफ है जो कि समझ जाता है कि उसे अब एक रास्ता मिल चुका है, तो वो इस बात पे चलने का रहे आराम से सोचेगा। जिस सोच के साथ ही नेक्स्ट में हम लोग को देखा जाता है किस तरह अब कुछ दिन बीत चुके हैं और वो वाला इंसिडेंट जहाँ की स्वॉर्ड एम्पायर मुरीम एलायंस का लीडर नामगन क्लैन का फॉर्मर लीडर एक बच्चे से हार गया है, जो कि उसके खुद के डॉटर इन लॉ का ब्रदर है। तो मतलब ऑब्वियसली ये न्यूज आग की तरह फैल गया, जिसमें इस न्यूज को सुन के कुछ बंदे को हैरानी होती है, कुछ बंदों को विश्वास ही नहीं होता है।
लेकिन कुछ बंदों को ये चीज तरह से पसंद नहीं आता है, मतलब जो बंदे लोग उस मैच को देख रहे थे उस वक्त। तो इस वजह से हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है नामगन क्लैन का हेविली शॉर्ट स्क्वाड का कैप्टन, जो कि वही अपने मन में सोच रहा है किस बच्चे का उस तरह के थग लाइक फाइटिंग स्टाइल को कोई मतलब किस तरह से एक्नॉलेज कर सकता है। मैं इस ब्रैट को सबक सिखाने वाला था, मतलब दिखाने वाला था ट्रू मार्शल आर्ट कैसा होता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये ब्रैट खुद ही मेरे को ढूंढने के लिए आ जाएगा। तो जैसे कि यार मतलब देख रहे हो यहाँ अपने यंग इन बंदों के साथ भी स्पारिंग के लिए आया है, इसलिए वो दारू वारू पिला के मतलब मक्खन लगा रहा है। तो इस मक्खन के दौरान कॉन्वर्सेशन में वही पहले मतलब बात होता है किस तरह इन बंदों को काफी अच्छा लगा उस स्पारिंग को देख के, लेकिन अब अपने यंग का वो जो मार्शल आर्ट है ना, उस तरह के मार्शल आर्ट को मतलब उसने कहाँ से सीखा है। जिसके जब में वही अपने यंग झूठ कह देता है कि बचपन में बाई चांस उसे एक ओल्ड मास्टर मिला था जिससे वो सीखा है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह वो रेड वाला हेविली शॉर्ट स्क्वाड के कैप्टन को मतलब बड़ा ही गुस्सा जाता है कि यार मुझे एक बार बता तेरा वो ओल्ड मैन कहाँ रहता है रे। उस तरह के थग लाइक फाइटिंग स्टाइल को उसने मार्शल आर्ट बोल के सिखाया तेरे को। जिस बात के जब मैं अब उस तरफ ये ब्लू वाला बंदा भी हेविली शॉर्ट स्क्वाड का कैप्टन है, जो कि मतलब इसको कहता है कि यार रेड वाले तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ड्रंक हो गया है। लेकिन उसके जब में तो अपने रेड वाला बंदा और भी जोर जोर से कहने लगता है कि पहली बात तो ये है मैं कभी भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा उस तरह मार्शल आर्ट को, और दूसरी बात उस तरह की absurd मार्शल आर्ट कोई भी बंदा मतलब क्रिएट भी कैसे कर सकता है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए था, स्वॉर्ड एम्पायर को कहना चाहिए था, लेकिन वो कुछ ज्यादा सॉफ्ट है ना, वो नहीं कहेंगे। जिस वक्त कप्सन के अपना ब्लू वाला बंदा मतलब वही रुकवाने की कोशिश करता है कि भाई तू सच में ऐसा लग रहा है डंक हो गया है, अब चुप भी हो जा, क्योंकि साइड में ही अपना यंग इन लोग को ड्रिंक दे रहा है जिसकी मार्शल आर्ट कर में इस तरह के बातें चल रहा है। लेकिन अब यहाँ अपनी यंग को समझ में जाता है कि अगर वो इस बकवास को चुप नहीं कर पाएगा ना, तब ये बकवास चुप ही नहीं होगा, उसको मतलब सुनना ही पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि मुझे भी फील हुआ मेरा मार्शल आर्ट सच में लैक करता है, मैंने तो कई सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, इस वैसे ही मैंने बस एक हिट को देने में कामयाब रहा, लेकिन मैं ये बात गारंटेड हूँ कि अगर मैं उस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करता ना, तब मेरा इवन कोई भी अटैक तो क्या मैं स्वॉर्ड एम्पायर के करीब तक नहीं पहुंच पाता। इस वजह से एक्चुअली मैं यहाँ आपके पास आया हूँ एक फेवर मांगने के लिए। तो ऑब्वियसली वो फेवर था अपने यहाँ इन दोनों को मतलब स्पारिंग के लिए चैलेंज कर देता है। और यहाँ हम लोग को पता चलता है किस तरह ये दो बंदे ना मुरिम वर्ल्ड के वो टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट के लिस्ट में एक एक जगह बना के रखे इसलिए। और वैसे अपने रेड वाला बंदा गुस्से में था, वो मतलब ब्लू वाला बंदा उसका वही ओपिनियन हम लोग को नहीं दिख जाता है, लेकिन वो भी गुस्से में था कि उसके हाउस होल्ड के मास्टर को इस बच्चे ने हरा दिया है। तो ये दोनों ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेते अपने यंग के स्पारिंग के ऑफर को। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों उस डिसीजन को काफी ज्यादा रिग्रेट किए। बस यही चीज हम लोग को देखा जाता है, और मतलब इन दोनों का स्पारिंग को नहीं दिखाया जाता है। हम लोग को तो सीधा 2 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आप अपना यंग अपने नामगन क्लैन से जाने की तैयारी कर चुका है, जिसका से अब खुद अपना मतलब स्वॉर्ड एम्पायर अपने यंग को अलविदा करने के लिए आया है। जाके हम लोग को पता चलता है और उन बंदे के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के भी कि इन 2 महीनों के दौरान अपने यंग नामगन क्लैन के हर एक बंदे के पास जाके स्पारिंग की रिक्वेस्ट किया है और हर एक को मतलब धूल चटाए, जिससे मतलब अपने यंग तो बड़ा ही खुश है, लेकिन वो बंदे लोग जरा भी खुश नहीं है। लेकिन उस तरफ एक और बंदा भी खुश है, जो कि है ऑब्वियसली अपना मतलब स्वॉर्ड एम्पायर। उसके तो क्लैन के बंदे लोगों का एक तरह से एक्सपीरियंस भरा, इसलिए अब अलविदा के दौरान वही टेक केयर मतलब अपने सिस्टर को भी अपने यंग कहता है, उस तरह अपने स्वॉर्ड एम्पायर भी टेक केयर कहता है, इस तरह अपना यंग भी कहता है। तो मतलब बातें वगैरह करके वहां से जब ही अपने यंग चले जाते हैं ना, तब हम लोग को फुल्ली मतलब दिखाया जाता है किस तरह अपने मतलब यंग चले जाने के बाद ये बंदे लोग सेलिब्रेट कर रहे कि भाई चलो भला गया। इसके बाद मतलब ये लोग सेलिब्रेट करते हुए बात करने लगते हैं किस तरह अपने यंग एकदम ही प्योर इंटेंट से इनके साथ स्पारिंग के लिए मतलब रिक्वेस्ट किया, जो रिक्वेस्ट ऐसा मार्शल आर्टिस्ट ये लोग डिनाई नहीं कर सकते। कोई बंदा तो मतलब अपने यंग से डर गया है, ये चीज ना समझ बैठे, इस चीज की वजह से भी डिनाई नहीं किया। उसके ऊपर से अपने यंग मतलब फाइटिंग के लिए एकदम क्रेजी बंदा है। तो वो जब कभी मतलब मौका मिलता है, जो भी बंदा खाली दिखाई देता है ना उसको, उस बंदे को मतलब चैलेंज कर देता है। तो मतलब ये समझो अपने यंग के लिए ये सभी सारे बंदे लोग पंचिंग बैग्स थे, जो कि एक ऑब्वियसली ह्यूमिलिएशन की बात है। इस वजह से अपना रेड कैप्टन वाला बंदा भी बड़ा ही गुस्सा है, वो तो मतलब डिमोनाइज हो चुका है। लेकिन अब उस बात छोड़ के इस तरह अपने यंग के सिस्टर की तरह थे, जो कि मतलब अभी कुछ दिनों तक इन बंदों के साथ मतलब फेस टू फेस मुलाकात नहीं कर पाएगा उसके ब्रदर की वजह से। जो चीज वो अपने हस्बैंड को कहते हुए आके कहता है कि हाँ लेकिन मुझे बड़ा ही पसंद आया,
मेरे ब्रदर का वो पुराना डिमिनियर जिसमें वो मतलब हार्ड वर्क करता है, मार्शल आर्ट से वही ऑब्सेस्ड है, जो कि अभी इस लेवल पे पहुंच गया है, जो लेवल पे मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं सच में उसका सिस्टर हूँ। जिस बात के साथ साथ ही अब नेक्स्ट पैनल में हम लोग को दिखाया जाता है किसी एक गांव में ये बैंडिट्स लोग लोगों के घर जला रहा है, मासूम बंदे लोग को मार रहा है, उनको लूट रहा है। जो काम करते हुए अब इस तरफ अपने टकला वाला बैंडिट कहते हैं कि चीफ मेरे इस तरफ मैंने सब लोग को निपटा दिया, तो इससे मिलो यह है माउंटेन बैंडिट्स लोग का चीफ, इसका नाम हा जुसू है, जो कि अब ऐसा क्रूल बंदा है, वो सिर्फ एक बच्चे को पकड़ के छोड़ के मतलब रखा था ताकि वो आखिरी में मार सके। ये बोल कि बच्चे जरा देख आसपास, तेरे गांव में जो बंदे थे सबको मैंने मार दिया, अब तेरी बारी है, बोल के अपना तलवार चला भी दिया था। आगे ये बोलते कि बच्चे तेरे को देख के लग रहा है कि तू लोनली है, तो मैं तेरे फैमिली के पास तेरे को भेज देता हूँ। लेकिन अब उस तरह वो अटैक इस बच्चे को लगा नहीं था, लगा था एक मंक के हाथों, जिस मंक को अथवे अपने माउंटेन बैंडिट्स का चीफ महसूस तक नहीं कर पाया था। उसके ऊपर से जैसे कि देख सकते हो अपने मंक एकदम ही रिलैक्स थे, उसने सिर्फ अपने हाथों की मदद से तलवार के बार को रोक दिया है। इसका मतलब तो सिंपल सा है कि ये मंक उस माउंटेन बैंडिट्स के चीफ से वो मच स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अब ये बात तो अपना माउंटेन बैंडिट्स का चीफ समझ जाता है, लेकिन उसके चुन्नू मुन्नू लोग समझ नहीं पाते, इवन उसके घोड़े भी समझ नहीं पाते। वो सभी गुस्सा होकर कहने लगते कि अबे साले टकले मंक, चुपचाप से जाना है यहाँ से, तेरा हिम्मत के कुछ सवाई बढ़ रहा है जो तू हमारे बिजनेस से इंटरफेयर कर रहा है। इन सारे बातों के जवाब में सबसे पहले तो वो माउंटेन बैंडिट्स का चीफ सोचता है कि मेरे चुन्नू मुन्नू रुक जाओ, क्या कर रहे हो, सट अप, यहाँ मेरी फट रही है। लेकिन अब उस तरफ तो अपने टकला मंक उस बच्चे को देख के कहता है कि मैं समझ सकता हूँ अभी तू सिर्फ अकेला ही जिंदा है ना, चल तू मेरे साथ आ, मैं तेरे को एक घर दूंगा, तो तू मेरे साथ आना चाहेगा क्या। जिसके जब में ऑब्वियसली वो बच्चा हाँ कहता है। जिसके बाद ही अब अपना टकला मंक उस बच्चे को अपने पैरों में खड़ा करके अपने टोपी को फेंक के कहता है, लेकिन जरा रुक, मेरे को जरा इन चुन्नू मुन्नू से निपटने दे। जो बात बोलने के साथ साथ ही जैसे कि यारो आप लोग समझ गए होंगे, वो बैंडिट्स लोगों का अता पता वहीं से निपट गया था। लेकिन अभी यहाँ वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है, ये जो हम लोग को सिनेरियो देखा गया ये एक पास्ट का सीन था, जिसके बाद अभी प्रेजेंट में हम लोग को शाओलिन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, और उस टकले हीरोइक मोंक को भी, जो कि अभी बूढ़ा हो गया है, और उसने जिस बच्चे को बचाया था उस बच्चे को उसने अभी एक अपना डिसाइपल बना लिया है, जिस बच्चे को आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ अब अपने यंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, किस तरह अपना यंग नामगन क्लैन से जाने के बाद अभी पूरे 9 महीने के बाद का ये सीन दिखाया जाता है, जहाँ की अपना वो मंक अपने डिसाइपल को बता रहे अपनी यंग के बारे में। अभी अपने यंग का एक निकनेम भी पड़ चुका है, जो कि है वॉन्डरिंग स्पारिंग फैनाटिक, जिस बारे में अभी सब लोगों ने सुन लिया है, क्योंकि अपने यंग मुड़िम वर्ल्ड के वो टॉप 100 मार्शल आर्ट लिस्ट के हर एक बंदे के साथ जा जाके रेकलेसली मतलब फाइट मोड ले रहा है, और मतलब वही उसका काम स्पारिंग कर रहा है। जिसका में सुन के अब अपने डिसेबल कहता है कि हाँ, लेकिन ये कोई एक रूमर नहीं है, और जितना मेरे को पता है रूमर के मुताबिक वो वॉन्डरिंग स्पारिंग फैनाटिक लिस्ट के 53 में रहने वाले स्वॉर्ड मास्टर को भी हरा दिया है। मतलब आप इस तरह सोचो ना, आउट ऑफ नोवेयर इतना स्किल्ड बंदा कहाँ से अब अपियर होगा। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने टकला मोंक कहता है कि एक्चुअली वो वॉन्डरिंग स्पारिंग फैनाटिक रियल का एक बंदा है, लेकिन उसके सारे जो स्पारिंग है ना वो ऑफिशियल कोई फाइट नहीं है, इसलिए रिकॉर्डेड भी नहीं है। लेकिन इंपीरियल फैमिली का ये स्टैम्प्ड लेटर देख, जिसमें लिखा गया है कि अपने यंग इनके शाओलिन टेम्पल में कल आने वाला है, उसके ऊपर से अपने यंग का उम्र इस डिसाइबल की उम्र जितना है, और सारे सारे रूमर भी सही है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने इस डिसाइबल को विश्वास ही नहीं होता कि उतना एक स्किल बंदा आउट ऑफ नोवेयर से ना बल्कि अपियर हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा है वो बंदा तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे न्यू जनरेशन के सारे राइजिंग स्टार से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना टकला मंक हंसते हुए हाँ कह के वहां से जाते हुए आगे कहता है कि कल अपना यंग इनके शाओलिन टेम्पल में आने वाला है, तो उसका ध्यान रखना। लेकिन अब इस बात सुन के जब डिसाइपल पूछता है कि एबिट, आपको नहीं लगता कि ये चीज हमारे लिए एक बेइज्जती की चीज होगा अगर अपना यंग आ जाए, मतलब इस चीज को जाहिर करने की कोशिश करता है। जिसके जब में उस तरफ अपने एबिट टकला मंक कहता है कि अरे फिक्र मत कर, वो तेरे जेनरेशन का एक राइजिंग स्टार है, उसके ऊपर से वो शायद यहाँ आ रहा है, कुछ दिन रहेगा, कुछ पॉइंटर्स हमारे डिसेबल को भी देगा, वो कुछ गेन करेगा, इस चीज का बस तेरे को अरेंजमेंट करना है। जिस बात को बोल के उस तरफ अपने टकला मंक
वहां से चला जाता है और इस तरह अपने डिसाइपल भी अंडरस्टूड कह देता है। जिस दिन के बाद ही हम लोग को अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की अब ये शाओलिन टेम्पल के गार्ड्स लोग इतने सुबह से मतलब गार्ड की ड्यूटी देने में एकदम मतलब इंटरेस्टेड जरा सा भी दिखने में नहीं लग रहा है। इसलिए इसका फेलो गार्ड वाला जो कि एक सीनियर डिसाइपल भी है, इसको मतलब डांटता है। लेकिन अब उसी दौरान जब वो जूनियर डिसाइपल कहने लगता है कि अरे हमारे शाओलिन टेम्पल में वैसे भी कोई मार्शल आर्ट इतना आता जाता भी नहीं है, तो आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। लेकिन अब उस बात की जाम में उस तरफ से अपने यंग उसके मतलब इंटेंस इंटरनल एनर्जी को निकलते हुए उनकी मतलब टेम्पल की तरफ आ रहा था। चीज को महसूस करके वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद मतलब अपने यंग से पूछते हैं कि अपने यंग का यहाँ क्या बिजनेस है, जिसके जब में अपने यंग कहता है कि वो एबिट से मिलने के लिए आया है। जिसके बाद ही नेक्स्ट पैनल में हम लोग को देखा जाता है अपने यंग का हालात मतलब कुछ अच्छा नहीं है। वो तो यहाँ सीधा सीधा अपने मतलब फैमिली का टोकन दिखा देता है अपनी आइडेंटिटी के लिए, यार देख और मेरे को अंदर जाने दे बस। लेकिन अब उस तरफ तो इन दो गार्ड्स को अपने यंग को देख के सस्पिशियस लगा, तो यह वो सीनियर गार्ड आगे आके अपने यंग से पूछता है कि हम लोग वैसे तो गोल्डन टाइगर वर्ल्ड से कोई बंदा अभी मिलने के लिए आने वाला नहीं था, तो वो किस काम के लिए यहाँ है। ये बात जब तक अपने इन लोगों को नहीं बताता तब तक वो लोग अपने यंग को अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग मतलब चिढ़ जाता है। वो बोलता है कि तू मेरे ऊपर डाउट कर रहा है। ये बोलते हुए अपने मन में सोच रहा है कि यार पहली बात तो मैं इतने ज्यादा जर्नी करके इस टेम्पल में पहुंचा ही हूँ, थोड़ा सा मुझे रेस्ट करने दे। नहीं, इन लोगों को साला सवाल जवाब करना है। जॉब एक्सप्रेशन को समझ के उस तरफ अपने सीनियर गार्ड अपने मतलब यंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस तरह आप अपना यंग खुद को डिपेंड करते मतलब इस गार्ड से पूछते है क्या भाई कर रहा है। जिसके जब में वो सीनियर गार्ड कहता है कि सस्पिशियस हरामजादे, तू हमारे टेम्पल में आके बकवास कर रहा है, उसके ऊपर से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम तेरे को बड़ी इज्जत से हमारे टेम्पल में ले ले। तेरे को नहीं लगता हम लोग को गेट के बाहर इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग तेरे जैसे सस्पिशियस बास्टर्ड को बाहर रख पाए। जो बात बोल के अब उस तरफ अपना सीनियर टकला मंक सीरियस होके अपने यंग के ऊपर हमला करने लगता है। जिस हमले को डॉज करते हुए उस तरफ यंग पूछने लगता है कि अब ओए मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, रुक ना जरा। जिसके जब में अपना सीनियर टकला मंक आगे अटैक करते कहता है कि पहली बात तो तू ब्लड लस्ट निकल रहा है, जिस चीज को मैंने महसूस कर लिया। दूसरी बात, गोल्डन टाइगर वॉल एक मर्चेंट लोग का फैमिली है, लेकिन तेरे को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि तू मर्चेंट है। जिस बात को सुन के उस तरफ यंग कहने की कोशिश करता है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है, रुक सारा मेरे को बात तो करने दे। जिसके जब में वही अपना टकला मंक कहता है कि बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे से यही निपटूंगा। तब इस वक्त के जब में उस तरफ यंग माथे में एक थम के मार के इस सीनियर टकले मंक को वहीं पे बेहोश कर डालता है। जिसका अब आवाज सुन के बाकी सारे मंक गेट के बाहर देखने के लिए आ गए कि क्या हुआ। तो यहाँ जब आके देखता है कि अपने यंग ने उसके एक सीनियर गार्ड को मतलब मार के बेहोश कर दिया है। उसके ऊपर से वो जो जूनियर गार्ड था वो बाकी सारे इन मंक को कहता है कि सस्पिशियस बंदा फोर्सफुली हमारे टेम्पल में घुसना चाहता है। जिस बात को सुन के उस तरफ ये सारे के सारे मंक्स लोग अपने यंग के ऊपर गुस्सा करके उसके ऊपर मतलब अटैक करने के लिए आता है। जिस चीज को देख के अब अपने यंग कहते नहीं पता है कि भाई रुको जरा रुको, और अगर मतलब बोल भी पता तब ये टकले मंक लोग रोकते नहीं। तो यहाँ अपने यंग इन सभी के सभी को बीट अप करने का सोचता है जब तब पीछे से एबेट का वही डिसेबल आके इन सभी लोगों को रुक जाने के लिए कहता है। जिसके बाद यहाँ क्या सिचुएशन है ये जब इस मतलब जूनियर वाले गार्ड को पूछता है, तभी जूनियर गार्ड कहता है कि इविल डुअर विलेन हम लोग को ये कह के खुश रहा था कि वो एबेट का गेस्ट है। मतलब क्या सच में हम लोग इस सस्पिशियस धोखेबाज का बात को विश्वास कर लेंगे। जिसके जब में अब वो एबेट का डिसाइपल इस जूनियर गार्ड को मार के कहता है कि सारा पहले बात तो अपना तुम मुंह बंद रख, उसके बाद तुम सभी लोगों के लिए यह बंदा सच्चीमुच में एबेट का गेस्ट है। उसका प्रूफ ये रहा। और इस चीज को छोड़ के पहली बात तुम ये बताओ, तुम लोग खुद को मंक कहते हो, हाँ अगर ये बंदा सच्चे मुच्चे एबिट का गेस्ट ना भी होता तब भी क्या वैसफुली ऐसे तुम अटैक करोगे किसी के ऊपर भी। जिसका जवाब ये सारे के सारे टकले मंक लोग दे नहीं पाते हैं। और मतलब ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोग की आज फट गई, जो फटना शुरू भी हो जाता है और हम लोग को दिखाई भी जाता है कि सारे लोग अब वो ट्रेनिंग में ही एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करेंगे, पूरा दिन ट्रेनिंग करेंगे। जिसकी अब आवाज उस तरफ अपने यंग सुन के बड़ा ही खुश हो रहा था भाई कि सालो लो मेरी एक भी बात अगर तुम लोगों ने सुनी होती ना तब ये कांड तुम लोगों के साथ नहीं होता। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ शाओलिन टेम्पल के अब इस वाले एबिट को देखा जाता है जो कि टेम्पल के गेस्ट हॉल के मतलब हॉल लीडर है, जो कि वही अपनी यंग के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले माफी मांगता है कि वंस अगेन हमारे उन डिसेबल के एक्शन के लिए हम लोग माफी मांगते हैं, आपने अच्छे से रेस्ट कर लिया ना। जिसके जब में उस अपने यंग कहता है कि हाँ मैं सिचुएशन को पूरी तरह से समझता हूँ और हाँ मैंने अच्छे से रेस्ट किया है, आपको इस बारे में आप ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने गेस्ट हॉल का लीडर मन में सोचता है
कि ये चीज कितना स्ट्रेंज है। ये बच्चा सच में दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि 20 साल का भी नहीं है, लेकिन इसका वजन भी, इसका पर्सनालिटी, डिमीनियर, पावर और वो वंडरिंग स्पारिंग फैनेटिक टाइटल तो मतलब कुछ और ही कहता है। ऐसा लग रहा है हेड ने जो कहा था ना इस बच्चे के बारे में, वो एकदम ही स्पॉट ऑन चीज है। लेकिन अब यह बात सोचते हैं बाहर ये गेस्ट हॉल मास्टर अपने यंग से पूछता है कि तो फिर अपने यंग इनके एबिट से क्यों मिलना चाहता है, जिसके जब में वही अपने यंग कहता है कि आपका शाओलिन टेम्पल पूरे मुरीम वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस है और यहाँ आने पे मैंने देखा न्यूमरस नंबर में मार्शल मास्टर भरे पड़े हुए, तो मैं उनके साथ स्पारिंग करना चाहता हूँ और कुछ अपने बारे में पॉइंटर्स गेन करना चाहता हूँ। जिस बात का मीनिंग यही है कि अपने यंग उनके सीधे सीधा एबिट के साथ स्पारिंग की बात कर रहा है, जिसको आप डिनाई करते हो उस तरह यह हॉल मास्टर कहता है कि ऑब्वियसली अपने यंग क्वालिफाई है, लेकिन यह आइडिया एल्डर्स को अच्छा नहीं लगेगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ ने यंग मन में सोच रहा है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। वैसे भी मेरे जैसा बंदा जो कि लूज करके कुछ लूज कर ही नहीं सकता है, लेकिन इनके जैसे बंदे लोग लूज करने पे बेहद कुछ लूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा मेरे स्पारिंग को अनऑफिशियल रखा है। इसलिए वो ऐसे ही मतलब प्रोपोजल रखने की कोशिश करता है कि क्या सच में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो वो स्पारिंग कर पाए। जिसके जगह उस तरफ हॉल मास्टर कहता है कि अगर अपना यंग सिर्फ स्पारिंग के पीछे है ना, तब वो क्यों ना इनके शाओलिन टेम्पल के 3 या 4th क्लास के डिसेबल को टीचिंग से, जिसका जवाब वो उस तरह अपने यंग उन मतलब बंदू की तरफ इशारा करते कहता है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है वो लोग सीधा सीधा मुझे रिजेक्ट कर देंगे। जिसके जब में अब अपने हॉल मास्टर कहता है कि नहीं वो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग था, अब फिक्र मत कीजिए वो लोग हाँ कर देंगे। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह अपने यंग कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछूं, आपके मतलब टेम्पल में ऐसा कौन बंदा है जो कि ट्रेनिंग से इतनी ऑब्सेस्ड है। मतलब यहाँ अपने यंग का सीधा सीधा प्लान तो वही है, जो बंदा सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है उसके साथ ही जाके स्पारिंग करो, जो कि ये लोग अब करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ मतलब उल्टा सीधा बात करता है, वही फ्लैटरिंग वगैरह बातें, जिस बात को स्किप करके अब उस तरह उस एबिट के डिसेबल की तरह आते, जो कि एक्चुअली यही बंदा है इनके पूरे शाओलिन टेम्पल में जो कि सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में खुद को झोंक के रखता है। जिस कारण में एक्चुअली बाहर अपने यंग की तरह एक निकनेम भी है जो कि है लिटिल बुढ़ा ड्रैगन वांग हो, और ये बंदा हाईली लाइकली नेक्स्ट कैंडिडेट है, मतलब नेक्स्ट एबिट का, जो कि जैसा कि देख रहे हो अभी भी ट्रेनिंग ही कर रहा है। जिसके बारे में जब अपने यंग पूछता है कि ये एबिट का डिसेबल कितना ज्यादा मतलब ट्रेनिंग करता है, वो मूवमेंट को वो जो अभी कर रहा है उसको कितनी देर तक दोहराता है, जिसके जब में अब वो हॉल मास्टर कहता है कि ये एबिट का डिसेबल पूरे के पूरे 6 घंटे तक भाई एक ही इस बेसिक मूवमेंट को दोहराता है। इसका मानना ये है कि बेसिक वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिनको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। लेकिन अब इन तारीख के बातों के ऊपर अपने यंग पानी छिड़ते हुए कहता है कि हाँ ये सच में एक इनएफिशिएंट मेथड है। जिस बात कब सुन के अब वो दोनों ही चौंक जाते हैं। इस तरह हॉल मास्टर पूछता है कि अपने यंग के कहने का क्या मतलब है, जिसके जवाब फिर से अपने यंग वही चीज को दोहराता है कि ये ट्रेनिंग मेथड एक सच में इनएफिशिएंट मेथड है। जिस बात का फिर से सुन के अपना हॉल मास्टर कहने की कोशिश करता है कि हाँ दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये रिपीटेड एक्शन कोई काम का नहीं है, लेकिन सच्ची मुच्ची में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बेसिक का इस तरह प्रैक्टिस करना बेहद ही अच्छी चीज है। जिस बात को डिनाई करते हुए उस अपने यंग कहता है कि हॉल मास्टर मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे, लेकिन मैंने सब कुछ कंसिडर करके ये चीज कहा है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने एबिट का डिसेबल समझ जाता है कि अपने यंग उसका डिसीजन को मतलब बदलेगा नहीं, इसलिए वो अपने डायरेक्ट यंग से पूछता है कि अपने यंग के कहने का मतलब है वो क्या अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। जिसके जवाब में उस तरफ अपने यंग कहता है कि एक्चुअली तू अपने एफर्ट को वेस्ट नहीं कर रहा है, वो बस तू एक गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहा है। जो बात अभी इस तरफ अपने इस एबिट के डिसेबल को बड़ा ही गुस्सा दिला देता है कि हाँ अपने यंग के कहने की क्या मतलब है। जिसके जवाब में उस अपने यंग कहता है कि चल हम लोग एक रियल फाइट करके देख लेते हैं, मैं सही कह रहा हूँ या तेरा मेथड सही है। जो बोलने के बाद अपने यंग आगे कहता है कि देख ये बात तू भी अच्छे से समझेगा कि एक रियल फाइट में बेहद सारे अननोन वेरिएबल्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल तेरा लोकेशन जहाँ तू डिसएडवांटेज में हो सकता है, वेदर, नंबर ऑफ ओपोनेंट्स, मतलब समझ रहे ना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे नजरों में तेरा वो ट्रेनिंग ये दर्शा रहा है कि तू एक बार सेफ पाथ को चुनने की कोशिश कर रहा है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने एबिट का डिसेबल सचमुच में गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तेरे उन शब्दों को तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना
उठाना पड़ेगा। और ये पता यार मुझे भी क्लिक हुआ कि इंटरनल पार के अलावा रियल फाइट में सच्चे में बेहद सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं। उसके ऊपर से सच्चे में इस एबिट के डिजाइन को देख के लग रहा है कि वो सिर्फ एरिना में फाइट करने के लिए मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, जैसा कुछ कंट्रोल सेफ और उसके एडवांटेज में रहे। लेकिन अब इस बात को छोड़ के उससे अपना यंग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी बात के जवाब में कहता है कि एक्शन का आवाज सिर्फ बातों के आवाज से कहीं ऊंचा है, इसलिए मैं यंग तेरे को लिटिल बुड्ढा ड्रैगन स्पारिंग के लिए चैलेंज करता हूँ। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को नेक्स्ट में देखा जाता है एरिना में आप अपने यंग और एबिट का डिसेबल आमने सामने खड़ा हो चुका है। जिस चीज को देख के जब उस तरह बड़ा हॉल मास्टर रिग्रेट कर रहा था कि शायद अपने यंग को इस मतलब लिटिल बुड्ढा ड्रैगन के साथ मिलाना ही नहीं चाहिए था, तभी पीछे से एबिट आ जाता है जो कि आते हुए अपने यंग को देख के हंसते हुए कहता है कि अच्छा ये है वन एंड स्पारिंग फैनाटी। और उस तरफ वन हो यानी कि एबिट का डिसेबल उसका नाम वन है जो कि साउलिन टेम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस वक्त कब सुन के उस तरफ ये हॉल मास्टर कहने लगता है कि एबिट हाँ आप सही कह रहे, लेकिन अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, शायद मुझे लिटिल बुड्ढा ड्रैगन के साथ अपने यंग को मिलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अपने यंग ने सीधा उसे मतलब प्रोवोक किया है। जिस वक्त सुनकर उससे अपने एबिट कहता है कि तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले मैंने वैसे भी मेरे डिसेबल को बताया था कि वो वन एंड स्पारिंग फैनाटिक को थोड़ा बहुत गाइड करे। लेकिन अब इस बात सुनकर उससे अपना हॉल मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता लिटिल बुड्ढा ड्रैगन वो चीज कर पाएगा, क्योंकि वो अभी यंग है, वो थोड़ा बहुत इमोशनल भी दिख रहा है, शायद वो अपना कुछ ज्यादा ही दम लगा दे। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना एबिट कहता है कि मैं सर हूँ, अपने यंग के प्रोवोक करने के पीछे वजह अच्छा ही कुछ होगा। लेकिन अब इन बातों को छोड़ के उस तरफ अपने यंग की तरफ आते हैं जो कि स्टिचिंग करते हुए मन में सोच रहा है कि अरे वाह देखो जरा भाई देखो, मैं बिल्कुल मूवी की तरह शाओलिन मंक के साथ फाइट करने वाला हूँ। इस फाइट के साथ तो मैं कंफर्म से कह सकता हूँ मेरे बकेट लिस्ट का एक टास्क को मैं यहाँ फुलफिल करने वाला हूँ। जिस वक्त कब छोड़ के अपने यंग जब इस लिटिल बुड्ढा ड्रैगन की तरफ देखता है तो वो मतलब डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहा था, इसलिए अपने यंग डिसाइड करता है कि वो इस लिटिल बुड्ढा ड्रैगन को कुछ इंटरेस्टिंग शो करेगा। जिस चीज को पर जैसे मैंने पहले बोला अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहा था तो ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो वही फाइटिंग स्टैंड लेते हुए कहता है कि मैं अब तेरे को दिखाने वाला हूँ मैंने जो एफर्ट लगाया वो सही डायरेक्शन ही नहीं लगाया। लेकिन अब यह बात पूरा हो पाता उससे पहले जो अपने यंग की तरफ देखता है तब अपना यंग एरिना में लेट के अपने दो पैर को भाई ऊपर कर देता है। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपना मतलब लिटिल बुड्ढा ड्रैगन एकदम गुस्सा हो जाता है, वो तो मतलब चिल्ला उठता है कि यहाँ अपने यंग कर क्या रहा है। जिसके जवाब में उसने अपने यंग कहता है कि उसने जो कहा था ना उसका एक्चुअली यहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। जो बात पूरा हो पता उससे पहले अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन कहता है कि लेटे तो अपने बातें का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या। जिसके जवाब में उससे अपने यंग कहता है कि देख मैंने जैसा बोला था एक सच्ची मच्छी का रियल फाइट में टर्न्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और उसका एक्सट्रीम वर्जन मैं तेरे को अब दिखाने वाला हूँ। तो अब इस मूवमेंट को एंशिएंट मुरिम बोल रहा है मतलब चाइना में लेजी डोंकी रोल कहा जाता था, जो कि मतलब सबसे ज्यादा सिंपल चीज है किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए। उसके मॉडर्न वर्जन को अपने यंग याद करते हुए जो मतलब 1975 में हुआ था मोहम्मद अली और एंटोनियो द रेसलर के बीच जो मैच एकदम मतलब बोरिंग सा मैच हुआ था, उसी चीज को बेस बना के अपने यहाँ मुरिम वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहा है। जिस चीज को देख के अब उस तरह पीछे अपने एबिट भाई बड़ा ही खुश हो जाता है, वो तो जोर जोर से हंसते कहता है कि इंटरेस्टिंग, मुझे लगा ही था ये यंग मैन कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग शो करेगा, जो कि सच भी निकल गया है। तो अब इस चीज को सुन के उस तरह अब अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। वो तो अपने यंग के पास आते हुए कहता है कि अगर अपना यंग उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे पकड़ कर रखना चाहता है ना तब इसके बाद उसे ब्लेम ना करे। जो बात बोल के अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन अपना फुल ताकत का इस्तेमाल करके अपने यंग के ऊपर ऐसा मतलब प्यार मार देता है, जिसको ऑब्वियसली उससे अपना यंग रोल करते हुए डॉच करके कहता है कि अरे अरे मैं तो डर गया, तू क्या मेरे को सच्ची मारने वाला था क्या। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन कहता है कि सर यंग मुझे आप बेवकूफ मत समझिए, मैं जानता हूँ आपने उस पोजीशन को इसलिए लिया ना क्योंकि आप जानते हैं मैं मेनली फिश टेक्निक में प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा जरा से भी नहीं है, मैं लेक में भी प्रैक्टिस करता हूँ, की में भी प्रैक्टिस करता हूँ। जिस बात कब सुन के उस अपने यंग मन में सोच रहे कि अरे वाह भाई शाओलिन टेम्पल में रह के बुद्धा वाले मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ के इतना इमोशनल, ऐसा लग रहा है अपना लिटिल बुड्ढा लिटिल ही है इसलिए तो वो इतना इमोशन को शो कर रहा है। जो बात सोच लेने के बाद बाहर अपने यंग कहता है कि हाँ लेकिन मेरे ऊपर एक भी हिट नहीं पड़ा है, इसलिए मैं तेरे को एडवाइस करूंगा तेरे छोटे टकले माथा को ना शांत करके सोच जरा आगे तू क्या करेगा जिससे तू मेरे को हिट कर पाए। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने लिटिल बुड्ढा के पुड़गोरा गुस्से का पारा ही फट जाता है, तो वो जबरदस्त भला एक जम मार के
आसमान से लैंड करते हुए 18 ग्रेट किक का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अपनी को कहता है कि तो फिर इस बार को डॉच करके आप दिखाइए। लेकिन अब उस तरफ पहले तो अपनी यंग को हैरान होते देखा जाता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि मुर्गा फंस गया। ये बात सोच लेने के बाद ही अपने यंग वही लेटे लेटे अपनी किक को बस ऊपर कर देता है। उसका मतलब वही अपने इंटरनल एनर्जी को पैर में कॉन्सेंट्रेट करके, जिस वजह से हम लोग को देखा जाता है अपने लिटिल बुड्ढा का पैर अब कई जगह से टूट चुका है भाई। जिस चीज को वो महसूस करके मन में सोच रहा है कि अब मेरे को समझ में आया अपने यांग उसे उस तरह प्रोवोक क्यों कर रहा था। अपने यांग ने यह बड़ा प्लान इसलिए ही बनाया जिससे वो अपने पॉइंट को प्रूव कर सके, जिसके में इससे पहले अपने यांग ने कहा नहीं था। इन्वायरमेंट, लोकेशन, नंबर ऑफ ओपोनेंट और माइंड गेम जो एक बेहती वाला वेरिएबल से किसी भी फाइट में। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ गिरते हुए अपना लिटिल बुड्ढा जब अपने एबिट का तरफ देखता है तब अपने मन में सोच रहे कि मैं ऐसे लूज नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से जब एबिट ने मेरे को एक घर दिया, मेरे को टुक इन किया, तब से मेरा बस एक ही गोल था कि मैं कभी भी एबिट को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस मैच को हार नहीं सकता हूँ। ये बात सोच के किसी तरह अपनी पैर में लैंड होके अपने लिटिल बुड्ढा बड़े गुस्से में ब्लाइंडली जब अपने यंग के ऊपर अटैक करने आते हैं, तब अपने यंग बस एक मुक्का चीन में मार के उसको वही बेहोश कर डालता है। बेहोश होता होता भी वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं एबिट को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। जो बात के साथ साथ ही हम लोग को 15 मिनट बाद का सीन जाता है, जहाँ बस 15 मिनट के बाद ही अपने लिटिल ड्रैगन बुड्ढा को होश आ जाता है। और उसका होश आने के बाद ही पहले तो लूज का है इस चीज को भी समझ जाता है। उसके बाद अपने यंग को पूछता है कितना टाइम हुआ, जैसे उन्होंने बोला 15 मिनट। उसके बाद अपना यंग उसका हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो काफी एक अच्छा मैच था, जिस पर एग्जाम में उससे अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन उठते हुए अपने यंग को भी कहता है कि हाँ वो एक काफी अच्छा मैच था। पहले तो मुझे लगा आप सर यंग मुझे सिंपली बस प्रोवोक कर रहे थे, लेकिन मैं इस मैच के बाद अब समझ पा रहा हूँ आपकी बातों का एक्चुअल मीनिंग क्या था, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं रॉन्ग था। जिस बात कब सुन के उससे अपना यंग कहता है कि ऑनेस्टली मेरे मुंह से ये बात एक रूड चीज साउंड करेगा, लेकिन तेरे में यार लिटिल बुड्ढा ड्रैगन इससे भी एक ग्रेटर प्रॉब्लम है। तो पहले मेरे को ये बता तू इतना हार्ड ट्रेन क्यों करता है, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहता है, जिसका जवाब देखने से लग रहा है तेरे को पता ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुन, अगर तू स्ट्रॉन्ग सिर्फ इसलिए बनना चाहता है ताकि तू किसी का रिकॉग्निशन पा सके, तब तू कभी भी ग्रेटर हाइट को रीच नहीं कर पाएगा। जो बात बोलने के बाद उस तरह अपना एबिट पीछे से कहता है कि लिटिल बुड्ढा ड्रैगन यहाँ यंग सही कह रहा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और मेरे फुटस्टेप पे चलना चाहता है, इसलिए तू एंडलेसली ट्रेन करता है खुद को मुझे शायद इम्प्रेस करने के लिए। इस वजह से तू इवन मेरा सक्सेसर भी बन गया और मैं सच में प्राउड हूँ तेरे से कि तू इस चीज को अचीव किया। लेकिन अब क्या है कि तू मुझसे ना मेरे एक्सिस्टेंस से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, जो चीज मेरा कभी भी इरादा नहीं था। जब मैंने तेरे को बचाया तब मैंने सिर्फ तेरे को तेरे लिए बचाया। जिस वक्त कब सुन के उस तरफ अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन अपने यंग को छोड़ के कहता है कि आप एबिट मुझे ना बल्कि बचाया बल्कि आप मेरे एक फादर फिगर बन गए, इसलिए मैं आपको किसी भी हालत में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। मेरे हर एक एक्शन के पीछे मैं आपके बारे में सोचता था कि ये मेरा एक्शन आपके नाम को लंचित न करे, लेकिन मैं चाहे कुछ भी क्यों न कर लूं, मैं उस वीकनेस को छोड़ ही नहीं पाता हूँ। मैं हमेशा एंसियस रहता हूँ, मैं फील करता हूँ कि मुझे शायद एक और बार छोड़ दिया जाएगा। ये बोलते हैं अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन रोने लगता है और आगे कहता है कि मेरे जैसा एक वीक पर्सन कभी भी लिटिल बुड्ढा ड्रैगन को डिजर्व भी नहीं करता। जिस बात कब सुन के उससे अपने एबिट अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कैसा लग रहा है तू अपने अंदर अंदर ही काफी सफर किया है यहाँ, और मैंने अनजाने में तेरे शोल्डर के ऊपर कुछ ज्यादा ही बड़ा बर्डन डाल दिया है। जिस बात कब सुन के उस अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन डिनाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उस तरफ अपने एबिट आगे कहने लगता है कि अब से तेरे को एंसियस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे को और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत नहीं है मेरे सक्सेसर बनने के लिए, इवन तेरे को मुझे सक्सीड करने की भी जरूरत नहीं है। मेरा तू प्राउड सन है, ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इस बात को समझ रहे ना। और वैसे भी पेरेंट्स का ये रोल होता है कि वो अपने बच्चों से रिकॉग्निशन हासिल करे, तो मेरा प्राउड सन था, है और आगे भी रहेगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन रोने लगता है, वो अपने फादर को गले लगाता है। जिस इमोशनल सीन के बाद ही हम लोग को नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है अपने यंग का जो काम है वो जहां भी जाएगा वहां स्पारिंग करेगा। तो यहाँ वो साइलेंट टेम्पल में भी स्पारिंग ही कर रहा है, लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हो
ये शाओलिन टेम्पल के मंक प्रैक्टिशनर को जरा सा भी ये चीज पसंद नहीं आता। जिसके बाद हम लोग को फुल सीन दिखाई जाता है जिसमें अपने यांग ने एक्चुअली इस एकलौते शाओलिन प्रैक्टिशनर को नहीं मारा था, बल्कि पूरे के पूरे झुंड को मार गिरा के रखा था भाई। जिस चीज को देख के एक्चुअली उस अपने यांग डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार और कोई नहीं बचा। जो सोचने साथ साथ ही पीछे से अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन आ जाता है, जिस चीज को देख के अपने यांग एक्साइटेड हो जाता है कि चलो भाई एक और स्पारिंग पार्टनर आ गया। लेकिन उस सब जैसे कि देख सकते हो अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन अभी चोट से हील हो रहा है, तो वो स्पारिंग नहीं कर सकता है। जिस चीज को देखकर उस अपना यंग एपोलॉजी मांगता है कि उसे शायद इतना दूर तक नहीं जाना चाहिए था। जिस बात को डिनाई करते हुए उस अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन कहता है कि यार अब ऐसा तो ना कहे, मैं अब वो बंदा हूँ जो स्किल नहीं था इसलिए मेरे को चोट लग गया। इस बात को छोड़ के एक्चुअली यंग मेरे को तेरे को कुछ कहना है, और वो ये था कि क्या उसे ड्रैगन एंड फिनिक्स मीट के बारे में पता है जो मीटअप मुरिम अलायंस होस्ट करते हैं। तो आप क्या है कि वॉर होके डेकेड्स हो गया है, अभी तो मुरिम अलायंस प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहा है। जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का विनिंग था वो इतना ज्यादा अच्छा था और ग्रेट था जिससे मुरिम अलायंस ना बल्कि मतलब पूरे वर्ल्ड में अपना छाप छोड़ चुका है, बल्कि वो छाप अभी भी है। लेकिन अब इस पीस मूवमेंट में एक दिक्कत आ गया। जो दिक्कत है जितने ज्यादा सालों तक ये पीस चलता रहा है ना, उतने ज्यादा सालों तक मतलब यंगर जनरेशन आते रहे जिनको यार अपना नाम बनाना है, अपने स्किल को लोगों को दिखाना है, जो वो कर नहीं पाते क्योंकि कहीं भी कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, तो वो लोग आपस में ही लड़ने लगे। तो यहाँ इस चीज को देख के मुरिम अलायंस के सारे एल्डर लोग एक बैठक लगाए, जिस बैठक में यह पता चला कि सारे यंगर जनरेशन को एक ऑफिशियली मैच में लगा दिया जाए जहाँ वो अपना सारा जोश उतारेगा और अपना नाम रुतबा पैसा वगैरह सब बनाएगा। तो इसी तरह ड्रैगन फिनिक्स मीटअप स्टैब्लिश हुआ और अभी तो सिर्फ 2 महीने बाद ही ये ड्रैगन एंड फिनिक्स मीटअप दोबारा से होगा, जो एक्चुअली मीटअप ना 2 साल बाद होता है, मतलब हर साल नहीं हर एक 2 साल बाद होता है। जिस इन्फॉर्मेशन को अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन कहते हुए अपने यंग को कहता है कि अपना यंग क्या उसके साथ इस ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहेगा, जिसके जवाब में अपने यंग कहता है कि अभी का जो करंट ड्रैगन एंड फिनिक्स मीटअप हो रहा है ना, उसमें 2 फैक्शन बना दिए गए। पहला तो यंगर जनरेशन का, उसके बाद दूसरा सीनियर जनरेशन का जो कि 40 साल के ज्यादा उम्र के बंदे लोग होते, जिनके साथ एक्चुअली अपने यंग स्पारिंग करना चाहता था। क्योंकि अब लोगों को भी पता है कि अपने यंग किस तरह मुरिम वर्ल्ड के टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट के पास जाके अनऑफिशियली से ही लेकिन फाइट करता है, और उससे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ताकत सब कुछ है जिससे वो उनके साथ लड़ पाएगा, इवन शायद जीत भी पाएगा। उस चीज के बारे में मतलब यंगर जनरेशन के टूर्नामेंट में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली गारंटेडली अपने यंगर जनरेशन के ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट में मतलब जीतेगा ही जीतेगा। जो चीज एक्चुअली उस तरह अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन भी समझ जाता है, तो इसलिए वो जब अपने यंग को एक कहता है तब अपने यंग कहता है क्या ये बात इतना मतलब ऑब्वियस है, उसके चेहरे देख के मतलब क्या पता चल रहा है। जिसका जवाब हाँ देते हैं उस तरफ अपना मतलब लिटिल बुड्ढा ड्रैगन कहता है कि अपनी यंग को एक्चुअली ये सब कुछ के बावजूद भी यंगर जनरेशन वाला ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए। मे भी वो सरप्राइज हो जाए, लेकिन ऐसी एक्चुअली बात नहीं है। वो ये क्यों कह रहा है पता है, क्योंकि यह बात उसे रिसेंटली पता चला कि हमेशा अपने आगे देखना, आगे दौड़ने से अच्छा कभी कभार पीछे भी खुद को देख लेना चाहिए। उसके ऊपर से अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन अपने यंग से एक और बार स्पारिंग करना चाहता है। जिस बात को सुन के और समझ के अपने यंग कहते हैं कि तो ठीक है, हम लोग फाइनल में सीधा लड़ेंगे। ये बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को नरेटर दिखाया जाता है किस तरह फ्यूचर में अपना यंग बैटल गॉड और अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन बुड्ढा सुप्रीम बनने वाला है, जो कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और उन लोग की दोस्ती एक्चुअली इस तरह स्टार्ट हुआ, जिस दिन के बाद ही हम लोग सीधा 2 महीने बाद सीन दिखाया जाता है मुरिम अलायंस के हनान ब्रांच की तरफ, जहाँ की बंदे लोग को चुना जाता है कौन से वो बंदे हैं जो ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। जिसमें जैसे कि देख सकते हो अपने यंग इस मिस्टर नोबडी नेमलेस चुन्नू से जीत जाने के बाद ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जिस दिन के बाद अब वहां से मतलब उस टूर्नामेंट के एरिया से अब अपने यंग को आते हुए दिखे जाते हैं, जो कि यार डिसअपॉइंट लग रहा था। वो मतलब एरिना में डिसअपॉइंट लग रहा था और अभी भी है। ऐसा क्यों है अभी हम लोग को पता चलता है। क्या है कि अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन ने कहा तो था कि एक साथ वो लोग ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट के एलिजिबल मतलब कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, लेकिन उस तरह अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन शाओलिन टेम्पल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो ऑलरेडी क्वालिफाई है। लेकिन अपना यंग नहीं
तो उससे यहाँ क्वालिफिकेशन हासिल करना पड़ेगा जो वो यहाँ करने के लिए आया है। और यहाँ जैसे कि देखा हम लोग, वो बोर हो रहा है तो गुस्सा करते जाते कहता है कि चलो भाई, अपना मॉडर्न वर्ल्ड हो या मुरिम वर्ल्ड हो, सभी जगह पे अपने अपने वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला चलता ही है। तो अब इसी बकबक के बीच अपनी यंग को ये नाक बहने वाला बच्चा कहता है कि ओल्ड मैन ये लो। जिस कप सुन के और उस कागज को लेते हुए अपने यंग पूछता है कि बच्चे ये कागज किसने दिया रे? जिसके जब में वो बच्चा कहता है कि मेरे को क्या पता, वहाँ पे एक प्रीटी लेडी था जिसने मेरे को यह कागज तेरे को देने के लिए कहा, तो मैंने तेरे पास लाके दे दिया। जिस कप सुन के उस तरह अपना यंग चीरते हुए उस कागज को जब देखता है तब उसे याद आता है कि इस बच्चे ने अभी क्या कहा, प्रीटी लेडी एक मेरे को खत भेजा है। तो चलो देखते हैं, ये शायद कोई लव लेटर होगा। मुझे अंदाजा लग जाना चाहिए था। इस मुरिम वर्ल्ड में मेरे मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते देख के किसी न किसी बंदी को मतलब कूल तो लगेगा ही ना। जो बात सोचती है जो अपने यंग उस कागज में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ता है, तब अपना यंग एकदम सीरियस हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को इस सीधा लाउट इन में दिखाया जाता है जहाँ की सचमुच में कवर किया है एक लेडी था, जिसकी ऑपोजिट साइड अपने यंग बैठ के और इनकी कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि उस कागज में एक्चुअली अपने यंग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लिखा गया था। इस वजह से वो सीरियस होके इस बंदी से मिलने के लिए आ गया है। लेकिन अभी यहाँ अपने यंग पहुंचने के बाद उसे तो पता नहीं ना ये लेडी कौन है। तो वो पूछता है कि मैं सबसे पहली बात तो यह जानना चाहूंगा कि आप कौन हैं और मेरे बैकग्राउंड के बारे में इतने ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन को क्यों हासिल किया है। जिसका जवाब देते हैं अपना लेडी अपना एक घूंघट हटाते हुए अपने यंग से अपॉलॉजी मांगते कहता है कि मैं मुरिम अलायंस से हूँ और मैं हेविली सेक्ट का लीडर भी हूँ। जो बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को इस बंदी को देखे जाते हैं जो कि सचमुच में एक प्रीटी लेडी है भाई। इसलिए अपने यंग भी इस लेडी को देख के ब्लश कर जाता है और बाकी सारे बैकग्राउंड के बंदे भी मतलब अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ ये जो हेविली सेक्ट का लीडर है ना बंदी, इसका आइडेंटिटी एक्चुअली छोटा मोटा नहीं है। ये एक्चुअली ड्रैगन एंड फिनिक्स के प्रीवियस मैच का विनर रह चुकी है और तो और इसका निकनेम है एरो एम्प्रेस सियोमियांग, जो कि इस मुरिम वर्ल्ड के कई सारे मिस्टीरियस सेक्ट्स में से एक सेक्ट का बंदी है, जो सेक्ट्स एक्चुअली अलाउ करता है सिर्फ बंदियों को और एरो और बो चलाना इनका मेन वेपन है। उसको ऊपर से जैसे कि पहले मैंने बोला बंदियों को लिया जाता है और सिर्फ एक ही बंदी सक्सीड करते हैं सेक्ट को। इसके बाद और मतलब शायद कोई एल्डर्स भी नहीं है इन लोगों के सेक्ट का। ये इस तरह की मिस्टीरियस एक सेक्ट है, मतलब इससे भी अजीब अजीब छुपे हुए सेक्ट्स मौजूद है। लेकिन यह वाला सेक्ट काफी पॉपुलर है क्योंकि ये जो प्रीटी लेडी है ना, ये 30 साल का भी नहीं हुआ है। ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट का प्रीवियस विनर है और तो और इतने से उम्र में एक सेक्ट का लीडर भी है जो कि मुरिम अलायंस का एक पार्ट भी है। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम लोग को तो पता चल गया कि ये बिग शॉट है, पहले ही पता था कि ये कोई ना कोई बिग शॉट होगी। तो यहाँ अपना एंग पूछता है कि मुरिम अलायंस का उसके साथ क्या चाहिए, जिसका जवाब अपने प्रीटी लेडी देता है कि अपने यंग का इन लोगों को हेल्प चाहिए। जो बात बोलते हैं अपनी प्रीटी लेडी ने उन दोनों के आसपास एनर्जी बैरियर लगा दिया है, जिसका तो कहता है कि अब जो मैं कहने वाला हूँ ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग पूछता है कि तो फिर उसको क्यों बताया जा रहा है, ये कोई इम्पोर्टेंट ही बात होगा। जिसके जब में उस तरफ अपने मतलब प्रीटी लेडी कहती है कि उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही अपनी यंग के बारे में रिसर्च किया है, वो कैसे बिहेव करता है, लेकिन ये एक्चुअली कोई मतलब बेस नहीं बना अपनी यंग के ऊपर विश्वास करने का। इसलिए ये प्रीटी लेडी आगे कहता है कि रिसेंटली अपनी यंग जो शाओलिन टेम्पल में गया था ना, वहां जो उसे एबिट मिला था, वो एबिट को एक्चुअली कहा जाता है बुडा सेंट, मतलब निकनेम, जो कि सच में एक मुरिम अलायंस में ऊंचा औहदा रखता है। और उसने अपने यंग को रिकमेंड किया है और इसके बारे में कहा है कि बंदा अच्छा बंदा है और स्किल्ड भी है। तो ये प्रीटी लेडी अलायंस के बात सुन के इसके पास आ चुका है। तो आप काम कहे मुरिम अलायंस को, यह हम लोग को बताया जाता है। मतलब उस तरह अपने यंग को जब मतलब एबिट के बाद मेंशन किया गया तब वो मान जाता है कि इनका क्या काम है वो पहले सुनेगा। जो शुरू होता है ये जो ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट है ना, इसको लेके बंदे लोग हमेशा कुछ न कुछ कांड करते हैं जो कि मतलब ज्यादा सीरियस नहीं होता है। वैसे भी यंग मास्टर लोग यंग लोग फुल एंड जोश मतलब इधर उधर चीजें करेंगी, लेकिन इस बार जो हुआ वो एक सीरियस मामला है। तो इस जो हुनन प्रोविंस में क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है यंग जनरेशन का कि कौन ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में मतलब केपेबल है जाने का। उसमें बेहद बड़ा घपला हुआ है क्या कि जो यहाँ के ब्रांच लीडर है ना, इसने पैसे लेके काफी ज्यादा झोल झाल किया है। जो झोल झाल ऑब्वियसली पैसे लेके
कौन सा बंदा टूर्नामेंट में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, किसको बाहर रखा जाएगा, उस चीज का लिस्ट अब अपने यंग को उस ब्रांच लीडर से चुराना है। जो बात सुन के अपने यंग रिस्की कहने लगता है, डिनाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उस तरह जो अपनी प्रीटी लेडी कहती है कि सिंस अपने यंग एक बार सिविल रिस्ट डिवाइन थीप रह चुका है तो उसके लिए तो ये चीज करना मतलब आसान होगा ना। जिस बात कब सुन के उससे अपने यंग के तोते ही उड़ जाते हैं क्योंकि एलायंस को सब कुछ पता है। जिस बात कब छोड़ के उससे अपना यंग कहता है लेकिन फिर भी वो ऐसा रिस्क उठाएगा ही क्यों, जिसके जवाब में अपने प्रीटी लेडी इस टोकन को देते हुए कहता है कि एक्चुअली अपने यंग के लिए यहाँ कोई रिस्क ही नहीं है क्योंकि ये टोकन प्रूव करेगा अपना यंग एलायंस का एक इंस्पेक्टर है। तो अगर वो कामयाब हो या ना हो, अगर कामयाब होते वक्त भी मतलब उस लिस्ट को चुराते वक्त भी अगर पकड़ा जाए ना अपने यंग, तब भी अपने यंग को ये हुनन प्रोविंस का कोई भी बंदा हाथ भी नहीं लगा सकता है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने यंग कहता है कि लेकिन फिर भी मैंने अभी तक एग्री नहीं किया है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपनी प्रीटी लेडी पूछता है कि अपनी यंग को क्या चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दुनिया लेन देन पे चलता है, सिर्फ देन पे अगर चलेगा ना तो जो बंदा देगा वो बंदा भिखारी बन जाएगा। इसके बावजूद हम लोग को दिखाई नहीं जाता अपनी यंग ने एक्चुअली क्या मांगा था, क्योंकि वहां से सिंस उठ के हम लोग इस छचुंदर को दिखाया जाता है जो कि इस मुड़ी बैलेंस का मतलब लीडर है और इस कलेक्शन टूर्नामेंट को भी चला रहा है, जो कि सीधा के सीधा अपने प्रीटी लेडी यानी कि वो एम्परर को लाइन में लगता है। लेकिन एक छचुंदर तो छचुंदर है, उसने अपने इस प्रीटी लेडी के ऊपर शक कर लिया है तो पूछता है कि ये अचानक विजिट क्यों, मैं मतलब ऑनर हूँ, आप आइए ना, क्या खाना है खाइए, मतलब जो चीज के ऊपर उंगली करेंगे ना वो चीज मैं आपको खरीद के दूंगा, लेकिन अब बताइए यहाँ आप ये सडन विजिट क्यों दिए। जिसका जवाब अपने प्रीटी लेडी बड़ी मासूमियत से देता है कि मैं इस टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड हूँ, तुम तो पहले से ही जानते हो मैं 2 साल पहले का ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट का विनर हूँ, तो मैं इसमें नेचुरली इंटरेस्टेड हूँ। उसके ऊपर से मैंने सुना इस साल कुछ नए मार्शल आर्ट्स भी आ रहे हैं, इसलिए क्या आप मुझे आसपास दिखाएंगे, इसके लिए मैं बहुत ही आपसे ग्रेटफुल रहूंगा। जब बात अपना प्रीटी लेडी प्रीटी तरीके से जब कहता है तब अपने चूहा एकदम ही पिघल जाता है। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि अपनी प्रीटी लेडी इस चूहे को वहीं पे जब उलझा के रखेगा तब अपने यंग उसके रूम के अंदर चोरी छुप के जाके सारे करप्शन लिस्ट को चुरा के ले आएगा। इस क्रम में एक्चुअली प्रेजेंट से 1 घंटे पहले डिटेल में प्लान को दिखाया जाता है, चाहे लोग डिस्कस करते हैं कि ये प्लान क्यों काम आएगा, क्योंकि पहली बात तो वो छचुंदर एकदम एक ग्रेडी बंदा है लेकिन कॉशियस भी है, इसलिए अपनी प्रीटी लेडी को कुछ अपना प्यार का जादू चलाना पड़ेगा। मतलब वो कहते हैं ना वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये चूहा जब गया तब ये चूहा फंस गया, क्योंकि अपने प्रीटी लेडी अपने यंग के साथ इस रिंग की मदद से कॉन्वर्सेशन भी कर पाएगा। जो रिंग एक्चुअली रिंग फिंगर में पड़ा जाता है तो अपनी यंग के लिए यार ये चीज मतलब एक कपल का रिंग लग रहा है और इस रिंग के द्वारा एक्चुअली कॉन्वर्सेशन नहीं सिग्नल दिया जाता है। मतलब अगर आप इस रिंग के ऊपर हाथ रखेंगे तब दूसरा रिंग भी वाइब्रेट करेगा, जिससे अपनी प्रीटी लेडी को सिग्नल मिल जाएगा और इसी सिग्नल कोड के द्वारा ये दोनों कन्वर्सेट कर पाएंगे। लेकिन अब सिर्फ यही नहीं था, अपनी प्रीटी लेडी ये जेड बेंगल टाइप कुछ देता है जो कि मदद करेगा उस लिस्ट में लगे हुए प्रोटेक्शन और स्टेल्थ स्पेल को तोड़ने में। जो चीज को रिसीव करने के बाद यहाँ अपने यंग मतलब पूछता है कि ये सभी तैयारी के बाद भी, ये सारे सामान लेने के बाद भी क्या मतलब काम करेगा ये प्लान, जिसके जब में अपने प्रीटी लेडी कहती है कि अगर प्लान काम में भी ना आए ना तभी हमारे पास सेकंड प्लान मौजूद है, तो तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। सिविल फिस्ट डिवाइन थीप, जिन बातों को आप सोचते हैं यहाँ अपना यंग मैंने सोच रहा है कि यार मैं भी सुगर कोटिंग टॉकिंग में आ गया भाई। मतलब अगर एक प्रीटी लेडी सुगर कोटिंग टॉकिंग करेगा ना आपसे तब आप समझो आप सुगर मम्मी के जाल में फंस चुके हो। लेकिन खैर यहाँ अपनी यंग का कुछ नहीं जा रहा है, उसके साथ ना बल्कि कई सारे प्रोटेक्शन है, सेकंड प्लान भी है, उसके ऊपर से सामान भी दिया गया है, उसका अपना ही स्किल है जिसके ऊपर अपने यंग सबसे ज्यादा भरोसा करता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली यही है, मुड़िम अलायंस अपने यंग को मदद करने की बोला क्योंकि मुड़िम अलायंस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहा है। इसके बावजूद कि उसने अपने यंग को फ्लैग दिया है, यहाँ इंटेंशन समझ में सब कुछ आ रहा है। इसके बावजूद ही अपने यंग इस रिस्क को इसलिए लिया क्योंकि उसे कुछ चीज चाहिए था, जो चीज मुड़िम अलायंस उसका देने का वादा किया है, तो ये वो रिस्क लेगा। लेकिन अब इसी सीन के बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो स्टोरी आगे बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए मेरी बात सुनो और कमेंट करके बताओ इसको मैं कंटिन्यू करूँ, सपोर्ट करो इस वाली स्टोरी को, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाला स्टोरी काफी मजेदार होगा। लेकिन खैर आप लोगों को जैसा सपोर्ट दिएगा वैसे ही मैं करूंगा। तो अब इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना भूल के, तो बाय।